अगली सुबह जब वायु की नींद खुली तो उसने अपनी कमर के चारों ओर एक हल्की से एहसास को महसूस किया। उसने नजरें झुकाकर देखा तो धैर्य उसे कसकर पकड़कर सो रही थी, जैसे वह कहीं भाग जाएगा। वायु की होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ढेरिया के हाथ अपनी कमर से हटाए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर कर उस छोटे से घर के बाहर आ गया। बाहर एक बड़ा सा आंगन था, जहां गेहूं को काट कर रखा गया था और एक चूल्हे के पास एक औरत खाना बना रही थी। प्रमोद ने वायु को देखा तो उसके पास जाकर कहने लगा, आप बाहर क्यों हो गए? आपको चोट लगी है? वायु ने बिना किसी भाव के कहा, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, पर हमें जाना होगा। वह नहीं जानता था कि वह लोग जा चुके हैं कि नहीं, जिन्होंने उस पर हमला किया था। पर इस समय उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे यहां से निकलना ही होगा। प्रमोद परेशान हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि बाहर से मुखिया जी अंदर आते हुए कहने लगे, अरे इतनी जल्दी कहाँ चले? मुखिया को उन दोनों पर बहुत ज्यादा शक था। इसीलिए वह सुबह सुबह लीला और प्रमोद के घर आ गया था, जिन्होंने उन दोनों को पनाह दी थी। वायु ने अपनी आंखें तेज कर कर उस आदमी की तरफ देखा, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यह पुराने मुखिया का बेटा था। मुखिया की मौत के बाद उसे यह गद्दी मिली थी। वायु ने उसकी तरफ देखा और कहां पर हम जाएंगे? उसके शरीर पर लगे घाव और उस पर पेट पर बंधी पट्टी उसकी कमजोरी दिखा रही थी, पर उसकी आवाज एक वार्निंग दे रही थी। मुखिया मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे लगता है आपको अपनी पत्नी के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। आप उसे यहां छोड़कर तो नहीं जाएंगे? वायु ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे अपने हाथों में गर्माहट महसूस हुई। उसने अपना सर नीचे कर कर देखा। उसके बगल में धैर्य उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी और मुखिया से कह रही थी, हम चले जाएंगे। हम अपने पति को लेकर यहां से चले जाऊंगी। वायु का दिल एक पल के लिए कांप उठा, पर उसने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उसे अपने ऊपर मुखिया की नजर महसूस हो रही थी। मुखिया मुस्कुराया और कहने लगा, तुम लोग कल जा सकते हो। आज हमारे यहाँ जश्न है और गांव से कोई बाहर नहीं जा सकता। यह सुनते ही धैर्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके गांव में एक ही जश्न होता था, जहां पर बड़े शिव के मंदिर में शादीशुदा जोड़ों की फिर से शादी कराई जाती थी और कुंवारी जोड़ों को आशीर्वाद दिया जाता था। वह मुखिया की बात समझ गई। वह चाहता था कि यह साबित करे वह दोनों सच में शादीशुदा हैं। वायु ने कहा, ठीक है, हम कल चले जाएंगे। यह कहते हुए वह धैर्य के साथ वापस उस कमरे में चला गया। उसे मुखिया ठीक नहीं लग रहा था और इस समय वह किसी से दुश्मनी नहीं कर सकता था। मुखिया मुस्कुराया और लीला और प्रमोद से कहने लगा कि उन्हें बड़े शिव मंदिर ले आना। प्रमोद ने हिम्मत करके कहा, मुखिया जी, आपको उन पर शक? इसके आगे वह कुछ कहता कि उसे अपने ऊपर मुखिया की घूरती हुई नजर महसूस हुई हो, तो चुप हो गया। कमरे में वायु ने धैर्य को उलझी हुई निगाहों से देखा। ढेरिया नजरें नीचे कर कर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वायु को कैसे बताएं कि उसने उसे अपना पति बताया। उसके पीछे का कारण क्या है? वायु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं इसके पीछे जरूर कोई वजह है, पर अगर तुम्हें नहीं बताना तो ठीक है। ढेरिया ने वायु की तरफ देखा और उसे सच बताने का फैसला किया। उसने वायु का हाथ पकड़ा और उसे पलंग पर बिठाते हुए कहने लगी, यह रामगढ़ है, जंगलों के बीच में बना हुआ एक गांव। इसके बारे में सरकार पुलिस ज्यादा नहीं जानते। यह गांव हमेशा से छुपा रहा है। जिस इंसान को अपने बाहर देखा था, वह यहाँ का सरदार और मुखिया था। इस गांव में बिना शादी के साथ रहना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है और अगर कोई इंसान गलती से यहाँ आ जाए तो वह कभी जिंदा नहीं जाता। कल जब मुखिया ने मुझसे हमारे बारे में पूछा, तो मुझे उसे हम दोनों को शादीशुदा बताना पड़ा, पर शायद उसे इस बात पर विश्वास नहीं है और उसे हम लोग कोई जासूस लग रहे होंगे। वह इस बात की जांच जरूर करेगा। वायु ने धैर्य से कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, तभी उस कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर लीला खड़ी थी, जिसके हाथों में कुछ कपड़े थे। उसने मुस्कुराते हुए वायु और धैर्य को देखा और कहा, मुखिया जी ने तुम दोनों को भी पूजा में बुलाया है। धैर्य का चेहरा परेशानी से भर गया। वायु ने शांत नजरों से धैर्य को देखा और उठकर लीला से वह कपड़े ले लिए। लीला बाहर जाते हुए कहने लगी, मैं और मेरे पति खेत में जा रहे हैं। खाना बना है, तुम दोनों खा लेना। इतना कहकर वो चली गई।
ढेरिया वायु ने हाथ में कपड़ों की तरफ देखा, जिसमें एक लाल कलर का लहंगा और एक सफेद धोती कुर्ता था। वायु ने जब उसकी परेशान चेहरे को देखा तो उसने कहा, तुम परेशान मत हो, हम उन्हें सच बता देंगे। वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ढेरिया वह कपड़े उसके हाथों से लेते हुए कहने लगी, आप कुछ नहीं जानते, हम ये बचपन से रह रहे हैं। धैर्या ने जल्दबाजी में यह बोल दिया था, पर वायु को समझ नहीं आ रहा था कि धैर्या क्या कह रही है। धैर्या को भी एहसास हो चुका था कि उसने क्या कह दिया है। उसने अपनी नजरें झुकाई और बाथरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वायु शांति से पलंग पर बैठा इस गांव और धैर्या के बारे में सोच रहा था। तभी उसे धैर्या की आवाज आई, हमें आपकी मदद चाहिए। वायु ने उस तरफ देखा। धैर्या लकड़ी के दरवाजे से अपना चेहरा बाहर निकालकर खड़ी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसने इस वक्त एक टॉवल लपेट रखा था। उसने शर्म से अपनी नजरें कर रखी थीं, क्योंकि वह कपड़े ले जाना भूल ही गई थी और उसके पास सिर्फ जोड़े के अलावा कुछ नहीं था। वायु तो जैसे अपने ख्यालों में खो गया था। उसका मन कर रहा था कि वह धैर्या को बाहर खींच कर ले आए। धैर्या ने कहा, आप वह लहंगा हमें दे दीजिए। वायु ने उस भारी भरकम लहंगे की तरफ देखा और कहा, यह गिला नहीं हो जाएगा? धैर्या परेशान हो गई। तभी उसके सामने एक सफेद कलर का कुर्ता आया। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा, ने कहा, तुम इसे पहन के बाहर आ जाओ। धैर्या न हिचकिचाते हुए वह कुर्ता लिया और बाथरूम में चले गए। कुछ पल बाद वायु ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा, जहां से धैर्या बाहर आ रही थी। उसके गोरे पैरों उस लंबे कुर्ते में साफ दिख रहे थे। उसने दोनों हाथों से उस कुत्ते को नीचे की तरफ पकड़ कर रखा था। उसके गाल हल्के गुलाबी थे। वायु को ऐसा लगा जैसे उसका गला सूख रहा है। धैर्या ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप बाहर जा सकते हैं? वायु खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह धैर्या के साथ ही बेड पर गिर गया। अचानक इस तरह गिरने से वायु के जख्म में दर्द होने लगा। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, अपने सामने धैर्या का चेहरा पाया। दोनों की धड़कन इस समय काफी ज्यादा तेज चल रही थी। धैर्या अपनी बड़ी बड़ी पलकें बार बार झपका रही थी। वायु को पता नहीं क्या हुआ। उसने धैर्या के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें बेड में पूंछ कर दिया। और कहाँ तो तुम मेरी वाइफ हो? यह सुनते ही धैर्या को ऐसा लगा जैसे उसका खून जमने लगा है। वह हकलाते हुए कहने लगी, वह बस एक झूठ है। वायु ने उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटाया और कहा, काश मैं सच कर पाता। इस समय वायु अपने जज्बातों को अपने काबू में नहीं रख पा रहा था और वह अपनी दिल की बातें धैर्या से कहते जा रहा था। धैर्या तो यह सब सुनकर अवाक रह गई थी। तभी घर के दरवाजे पर किसी के दस्तक की आवाज आई, जिससे वायु होश में आया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और बाहर चला गया। धैर्या अभी भी वायु के शरीर से आ रही खुशबू और गर्माहट अपने ऊपर महसूस करते हुए उसी तरह बेड पर पड़ी थी। वायु ने जब दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी पीले कलर के धोती कुर्ते और लाल पगड़ी में खड़ा था। उसने कहा, मुखिया जी ने 1 घंटे में आप लोगों को बड़े शिव मंदिर बुलाया है। मैं बाहर ही हूं, आप दोनों तैयार होकर आ जाइए। वायु ने आंखें छोटी कर कर उस इंसान को देखा और सोचा, क्या इन लोगों को हमें सच में मारना है? उसने कुछ नहीं कहा और दरवाजा वापस बंद कर लिया। जब वह कमरे में वापस आया तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। ढेरिया लाल कलर का हरे कलर की जरी वाला लहंगा पहना था, जिस पर हरे कलर का दुपट्टा था। ढेरिया दुपट्टा सेट करते हुए खुद को आईने में देख रही थी। बिना मेकअप के भी उसका चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा था। उसने आईने में पीछे खड़े वायु को देखा और कहा, आप भी तैयार हो जाइए, पूजा शुरू होने में 1 ही घंटा बचा है। वायु होश में आया और कपड़े लेकर पहनते हुए कहने लगा, तुम्हें काफी कुछ पता है यहाँ के बारे में। धैर्या का हाथ जो दुपट्टा सेट कर रहा था एक पल के लिए रुक गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वायु ने वही कुर्ता पहना था जो थोड़ी देर पहले उसे धैर्या को दिया था। उसे उसमें से धैर्या की खुशबू आ रही थी। वो उसे ऐसा एहसास दे रही थी कि धैर्या उसकी बाहों में है। वो नहा नहीं सकता था, क्योंकि अभी भी उसके जख्मों पर कई जगहों पर पट्टी लगी थी। थोड़ी देर बाद बड़ी शिव का मंदिर, बड़े बड़े लाल रंग के झंडे उस पहाड़ी जैसे मंदिर पर सीढ़ियों के चारों तरफ लगे थे, जो काफी ऊंचाई पर थी। धैर्या ने अपने आसपास देखा। हर तरफ से शादी के जोड़ों में खड़े लोग दिख रहे थे। मुखिया आगे आया और कहने लगा,
प्रथा के अनुसार हर साल इस पूजा में 101 शादीशुदा जोड़ों को शादी के बंधन में फिर से बंधना होता है। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास इस बार एक जोड़ा और है। यह कहते हुए उसने वायु और धैर्य की तरफ देखा और उसकी नजरें ढेरिया से हट ही नहीं रही थीं। सूरज की किरणें धैर्य के गुलाबी चेहरे पर पड़कर उसे और खूबसूरत बना रही थीं। वहां एक भी औरत या लड़की धैर्य की बराबरी नहीं कर पा रही थी और उसे जलन भरी नजरों से देख रही थी। मुखिया ने कहा, हर साल इसी दिन हमारे यहाँ सिर्फ एक त्योहार मनाया जाता है। हमारे शिवजी के लिए इस मंदिर की एक एक सीढ़ियों को चढ़कर हर जोड़े को शिवजी की प्रतिमा तक पहुंचना है। पर आज तक कोई यह पूरा नहीं कर पाया है और हर साल हमारी यही कोशिश रहती है कि हम शिवजी को किसी एक जोड़ी की भक्ति से प्रसन्न कर सकें। धैर्य ने उन सीढ़ियों की तरफ देखा। उसने अपने मम्मी पापा को भी कई बार इस रस्म को करते देखा था। वह सीढ़ी अब पूरी तरह तेल से नहाई हुई रहती थी और उन पर चलना नामुमकिन सा था। बचपन से लेकर गांव छोड़ने तो कभी किसी जोड़े को इन सीढ़ियों को पूरा पार करते नहीं देखा था। उसने वायु से कहा, आप जख्मी हैं, ये रहने देते हैं। मुखिया कानों में जैसे ही यह बात पड़ी, उसने धैर्य को घूर कर देखा और कहा, लड़की, क्या तुम हमारी बात का मतलब समझ नहीं रही हो? तुम लोगों को करना ही है। चलो। यह कहते हुए वह दूसरे रास्ते से ऊपर चला गया। लीला ने धैर्य से कहा, मुखिया जी की बात के आगे नहीं जाना चाहिए। सब आदमियों ने अपने साथ खड़ी अपनी पत्नियों को गोदी में उठाया और सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। वायु ने अपनी नजरें उठाकर सीढ़ियों को देखा और फिर एक झटके में धैर्य को अपनी गोद में ले लिया। धैर्य अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर उसे देख रही थी। उसकी नजर वायु के पेट पर थी। जहां जख्म था, उसने परेशान नजरों से उसे देखा। वायु आगे चलते हुए कहने लगा, तुमने मुझे कमजोर समझा है। धैर्य का मुंह बंद हो गया। उसे वह भयानक रात याद आ गई जो उन्हें मौत देने वाली थी, और उस समय उसे वायु मौत का देवता ही लग रहा था। वह सब याद करते हुए उसने अपनी आंखें कस कर बंद कर लीं और वायु के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में कस लिया। वायु ने धीरे धीरे अपने कदमों को सीढ़ियों की तरफ बढ़ाया। वह जैसे जैसे आगे जा रहा था, उसे हर थोड़ी दूरी पर कोई जोड़ा रुका हुआ दिख रहा था। तभी उसने अपने आगे चल रहे एक जोड़े को देखा, जिसका पैर फिसलने से उसकी पत्नी उसकी गोद से नीचे उतर गई। जैसे ही उस औरत का पैर जमीन को छुआ, वह रस्म टूट गई और वह उदास होकर वहीं खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद वायु 5 सीटों की दूरी पर था। धैर्य बड़ी सी शिव की मूर्ति को देख सकती थी। उसने अपना सिर उठाकर वायु को देखा, जिसके माथे पर पसीना था, पर उसके चेहरे का तेज बिल्कुल शिव की मूर्ति की तरह दिख रहा था। बाकी सब जोड़े पहले से ही दूसरे रास्ते से ऊपर आ चुके थे और हैरान होकर वायु और धैर्य को देख रहे थे, जो इस समय शिवजी की मूर्ति के सामने खड़े थे। एक बड़ी सी सफेद दाढ़ी वाले पंडित ने उन दोनों के माथे पर तिलक करा, और कहाँ 100 सालों में यह पहली बार कोई पूरी कर पाया है। तुम दोनों की जोड़ी खुद शिव पार्वती द्वारा बनाई गई है। और फिर वायु के गोद में ढेरिया को देखकर मुस्कुरा कर कहने लगे, तुम हिम्मत रखना, तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आएगी और तुम्हारी डाल तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाले वह 3 लोग ही होंगे। फिर पंडित जी ने वायु को धैर्य को नीचे रखने को कहा। पूजा करने के बाद सब पहाड़ी पर बने बड़ी से मैदान में थे, जहां कई सारे अग्निकुंड थे और 100 पंडित अग्निकुंड के पास बैठे थे। उस बड़ी ही दाढ़ी वाले पंडित ने मुखिया जी से कहा, मेरी विनती है कि इन दोनों का विवाह मैं कराना चाहता हूं। सारे जोड़े मुंह खोले पंडित जी को देख रहे थे। ये पंडित यहाँ की सबसे पुराने पंडित थे और इन्होंने आज तक किसी जोड़े की शादी नहीं कराई थी। कहा जाता है कि 100 साल पहले इन्होंने उस जोड़ी की शादी कराई थी जिसने इस रस्म को पूरा किया था। उस समय उनकी उम्र 15 साल थी और अब यह 115 साल के हो चुके थे, पर तभी भी उम्र का असर उनके शरीर पर इतना ज्यादा नहीं था। ढेरिया ने सर नीचे किया और धीरे से कहा, शादी क्या? हमारी शादी। मुखिया जी ने आंखें चढ़ाई और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दोनों शादीशुदा हो? क्या वह झूठ था? ये मुखिया जी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा था। वहां खड़े कई सारे बंदूकों के साथ आदमी धैर्य और वायु को देखने लगे। 2 आदमियों ने आकर उन दोनों के सर पर बंदूक रखी और कहा, सरदार। हुकुम मुखिया ने अपना हाथ ऊपर करा और उसे पीछे जाने को कहा। फिर ढेरिया और वायु से कहने लगा, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों शादीशुदा हो या नहीं, पर तुम दोनों ने यह रस्म पूरी की है और तुम इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। शादी तो तुम दोनों को करनी ही होगी।
वैसे भी मैं इस लड़की के झूठ को पहले से ही जानता था। और फिर वायु को देखकर कहने लगे, और जब मैंने इस लड़के की आंखों में प्यार और विश्वास दिखा, तो मैं यह जानना चाहता था कि क्या हमारे शिवजी तुम दोनों को स्वीकार करते हैं। और देखो, उन्होंने तुम्हें स्वीकार किया है। चुपचाप मंडप में बैठ जाओ, वरना तुम दोनों की लाश कहाँ गई, ये तो मैं भी पता नहीं चलेगा। ढेरिया के हाथ कांप उठे। तभी उसे अपने हाथों में एक गर्माहट महसूस हुई। उसने देखा कि वायु ने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था। धैर्य को उसकी बात याद आ गई। वायु ने कहा था कि अगर तुम नहीं चाहती तो हम यह नहीं करेंगे, पर अगर वह नहीं करेगी तो उसकी और वायु की जान जा सकती है। न वह वायु को कुछ होने दे सकती थी, न खुद को। दाढ़ी वाले पंडित जी ढेरिया के सर पर हाथ रखकर कहने लगे, भाग्य है, ये तुम्हारा अपना लो। इसे आगे चलकर तुम अपने फैसले पर गर्व करोगी। ढेरिया ने मासूम नजरों से पंडित जी को देखा और वायु के साथ मंडप में बैठ गई। हर होती रस्म के साथ उसकी दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। उसे उस जलती हुई आग में रावी और वीरा का चेहरा दिख रहा था। वायु से कुछ कहना चाहती थी, पर उसे अपने ऊपर मुखिया जी की नजरें महसूस हो रही थीं। वह वायु के साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि उसकी 2 बेटियां हैं। कुछ पल बाद सिंदूर रस्म हो जाने के बाद पंडित जी ने हर आदमी से अपने साथ लाए हुए मंगलसूत्र को अपनी पत्नी को पहनाने को कहा। धैर्य ने पंडित जी की तरफ देखा और कहा कि हमारे पास तो नहीं है। तभी उसकी नजर वायु पर गई, जो अपने गले के लॉकेट को खोलकर कुछ निकाल रहा था। वायु ने उस लॉकेट में से एक पतली सी काले रंग की खेल निकाली, जिसमें 2 छोटे छोटे डायमंड लगे थे। जब तक कोई उसे ध्यान से न देखे, उन्हें नहीं पता चलता कि वह ब्लैक कलर की चेन पूरी तरह ब्लैक माइक्रो डायमंड से बनी थी, और उसके बीच में लगे 2 व्हाइट डायमंड सबसे रेयर क्वालिटी के थे। ये गिफ्ट वायु को उसके दोस्त ने तब दिया था जब उसे पता चला था कि उसका दोस्त किसी से इतना प्यार करता है कि वह उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। उसने यह लॉकेट से देते हुए कहा था, जब वह तुझे मिले तो उसे यह पहना देना, उसे पता भी नहीं चलेगा, और तू उसे मंगलसूत्र दे देगा। वायु ने उस काली चेन को धैर्य के गले में पहना दिया। धैर्य की आंखों से 2 आंसू की बूंदें वायु के हाथों पर गिर गईं। सब हो जाने के बाद वायु ने मुखिया की तरफ देखा और कहा कि मुझे एक फोन मिलेगा। मुखिया ने अपने पीछे खड़े आदमी से एक फोन लेकर वायु को दे दिया। वायु ने तुरंत ही एक नंबर डायल किया और कहा, इस लोकेशन पर आओ, और फोन काट दिया। मुखिया ने उलझी हुई निगाहों से उसे देखा और सोचा, यह बात कर रहा था या आर्डर दे रहा था। लीला और प्रमोद उन दोनों के पीछे ही खड़े थे और उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो पूरी तरह दुल्हन दिख रही थी। 2 दिन बाद रात में धैर्य घर के अंदर आंगन में बैठकर आसमान के तारों को देख रही थी। उसने क्रीम कलर की साड़ी पहन आ रखी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने बिना पीछे मुड़े कहाँ क्या उन्हें होश आ गया। लीला उसके बगल में बैठे हुए कहने लगी, नहीं, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर जिंदगी कैसी रही। ढेरिया के होठों पर एक कड़वाहट बड़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, जिसके माता पिता ने उसको उस मोड़ पर छोड़ा हो जहां उसका कोई सहारा नहीं था, उसकी जिंदगी कैसी रही होगी। लीला की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। घरिया ने आसमान की तरफ देखकर कहा, पर शायद ईश्वर हमें मरने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए आज हम यहां हैं। लीला ने उसके चेहरे की तरफ देखा। मांग में सजा लाल सिंदूर और गले में वह काली चीन उसकी खूबसूरती अलग ही दिखा रहे थे। तभी उसकी नजर उसके पेट पर गई। लीला ने झुकते हुए पूछा, क्या वह बच्चा? इसके आगे वह कुछ कहती कि ढेरिया ने उसे टोकते हुए कहा, वह जुड़वा थे। हमारी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत हैं और हम उनके साथ बहुत खुश हैं। मां बनने के बाद हमें यह पता चला कि आपको कितना दर्द हुआ होगा हमें खुद से दूर करने में। इसीलिए अब हमें आपसे कोई गिला नहीं है, पर अब हम आपसे जैसे रिश्ते भी नहीं रख सकते जैसे पहले थे। इसके आगे लीला कुछ कह पाती। उन्हें आसमान की तरफ से जोरों से कुछ आवाजें आने लगीं। दोनों बाहर की तरफ गईं। गांव के बड़े से मैदान में एक प्राइवेट जेट रुका। गांव के कई लोग मशाल लेकर वहां इकट्ठा हो चुके थे। मुखिया भी वहां आ गया था और अपने पीछे खड़े आदमियों से कह रहा था, जाकर देखो उसमें कौन है। वो लोग आगे गए। तभी उस जेट का दरवाजा खुला और उसमें से कई सारे काले कपड़े पहने आदमी बाहर आए, जिनके हाथों में हाईटेक हथियार थे। राका सबसे आगे खड़ा था। ढेरिया दौड़ते हुए वहां पहुंची।
राका ने जैसे ही धैर्या को देखा, वह उसके सामने खड़ा होकर कहने लगा, हम सर को ले जाएंगे। वह कहाँ है? धैर्या ने अपना सर हाँ में हिलाया और राका और कुछ आदमियों के साथ लीला के घर की तरफ ले गई। थोड़ी देर बाद वायु को उसी बेहोशी की हालत में उस प्राइवेट जेट में ले जाया गया। पूरा गांव मुंह खोले उस बड़े से हवाई जहाज को देख रहा था, जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। मुखिया के तो पसीने छूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह इंसान कौन है। वह लोग इस गांव से बहुत कम बाहर निकलते थे। धैर्य पीछे मुड़ी और अपने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, हमारी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। राका ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। धैर्य अंदर जा ही रही थी कि प्रमोद ने उसका हाथ पकड़ा। धैर्य पीछे मुड़ी और अपने माता पिता को देखने लगी। दोनों ने ही उसे कस कर गले लगा लिया और कहा, हमेशा खुश रहना। धैर्य की आंखें नम हो गई। वह उनसे अलग हुई और जल्दी से प्लेन में चढ़ गई। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह उनका सामना कर सके। सामने खड़े राका ने गांव वालों को देखा और एक बैग लीला और प्रमोद के हाथ में दे दिया। फिर वहां से चले गए। प्रमोद ने असमंजस में उस बैग को देखा और उसे खोला। एक पल के लिए उसका हाथ कांप उठा। उसमें कई सारे पैसे थे, जितने उसने जिंदगी में भी नहीं देखे थे। प्लेन के अंदर बने हुए रूम में वायु बेड पर लेटा था और धैर्य उसके साइड में बैठ उसका सिर सहला रही थी। उस दिन मंदिर में सारी विधियां खत्म होने के बाद वायु अचानक बेहोश हो गया था। वैद्य ने कहा था कि शायद ही उसे 2 दिन तक होश जाए। यह सब सोचते हुए धैर्य वायु के पास ही बैठी हुई थी और उसका ध्यान नहीं गया कि वायु आंखें खोले उसे ही देख रहा है। उसे थोड़ी देर पहले ही होश आया था और वह खुद को एयरप्लेन में देखकर समझ गया था कि उसके लोग उसे लेने आ चुके थे। उसे जितना ज्यादा गुस्सा अपने ऊपर हमला करने वालों पर आ रहा था, उसे इतनी खुशी उस हमले से हो रही थी जिसके कारण उसे उसकी धैर्य हमेशा के लिए मिल गई थी। वह उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता था। उनके लिए यह रिश्ता जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा था। और वह उठकर बैठ गया जब ढेरिया ने वायु को ऐसा उठकर बैठा देखा। तो कहने लगी, आपको होश आ गया, आप ठीक है ना? वायु ने उसे हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं ठीक हूं। थोड़ी देर बाद राका ने उन दोनों के लिए खाने का इंतजाम कर दिया था और अब तक वायु और धैर्य ने खाना खा लिया था। वायु ने देखा कि धैर्य उससे कुछ कहना चाहती थी। वह उसके माथे में लगे सिंदूर और अपने नाम के मंगलसूत्र को देखकर बार बार खुश हो रहा था। तभी उसके कानों में धैर्य की आवाज आई, वायु, हमें आपसे बात करनी है। वायु ने जब धैर्य के होठों से अपना नाम सुना, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे उसके नाम से पुकार सकते थे। धैर्य के होठों से उसे उसका नाम सबसे अच्छा लग रहा था। 2 दिन से धैर्य वायु के उसके नाम से ही पुकार रही थी और उस समय वह होश में नहीं था। वह बाकियों के सामने उसे सर तो कह नहीं सकती थी, इसीलिए इन 2 दिनों में उसे इसकी आदत हो चुकी थी। धैर्य ने अपने सर झुकाया और कहा, हम जानते हैं, यह सब एक मजबूरी थी। ये रिश्ता हम कह रहे हैं कि यह रिश्ता ढेरिया अपनी बात पूरी ही नहीं कर पा रही थी। वायु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रिलैक्स, तुम्हें जो कहना है शांति से कहो। ढेरिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम इस रिश्ते में नहीं रह सकते। हमें यह खत्म करना होगा। बेहतर यह होगा कि हम इस बारे में किसी को ना बताएं। वायु का हाथ जो इस वक्त धैर्य के हाथ पर था, वह कांप उठा। वो उलझन भरी निगाहों से ढेरिया को देख रहा था। धैर्य ने बिना उसकी तरफ देखी कहा, हमारी जिंदगी में प्यार रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। हमने कभी यह नहीं सोचा था कि हम किसी से शादी करेंगे। हमारे पास शादी से बढ़कर भी कई सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें जीना है, और आप और हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उस वक्त हमें आपकी और हमारी जान बचानी थी, क्योंकि रामगढ़ के लोग बहुत खतरनाक थे। ना ही आपके लोग वहां थे, नहीं, आपको वहां कोई जानता था। हम आपकी जान हमारी वजह से नहीं जाने दे सकते थे, पर अब सब खत्म हो गया है और हम इस रिश्ते को भी इसके आगे वो कुछ कहती। वायु ने उसे खींचकर बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखने लगा। इस समय वायु की आंखें गुस्से से लाल थीं। कहाँ वो उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला था और धैर्य उनके रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। वायु को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया 2 टुकड़ों में बट चुकी हो। उसने धैर्य के दोनों हाथ बेड में पूछ किए और अपने चेहरा उसके सामने ले जाते हुए कहा, मैं चाहता हूं तुम अपनी बात दोहराओ।
क्या तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? वायु जिसके आगे दुनिया झुकती है, जो अगर कुछ पाना चाहे तो उसे पाकर रहता है। और तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक करा, मिस धैर्या साहू नहीं, मिसेस धैर्या वायु राजवंश। भूल जाओ कि तुम कभी इस रिश्ते से आजाद हो सकती हो। देहरादून पहुंचकर मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दूंगा। वायु ने उस प्लेन से जंप करते टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि वह धैर्य को खुद से दूर नहीं जाने देगा। अगर उसकी मौत गलती से भी हुई तो वह भी खुद को मार डालेगा। धैर्य डर भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसने मन में कहा, हम नहीं रह सकते वायु आपके साथ। हम आपको कैसे समझाएं कि हम आपके लायक नहीं हैं? हम अपनी बेटियों को कैसे समझाएंगे और आप उन्हें नहीं अपना पाएंगे? धैर्य ने खुद को मजबूत किया और वायु की आंखों में देखकर कहा, आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। वायु ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके कानों के पास जाकर कहा, तुमने अब तक असली वायु राजमवश को देखा ही नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वह हूं जो मैं किसी के लिए नहीं, बाकियों के लिए। मैं वह हूं जिसे तुमने उस दिन जंगल में लोगों को मारते देखा था। धैर्य को वह भयानक रात याद आ गई और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वायु ने जब धैर्य की आंखों में खुद के लिए इनकार की भावना देखी तो उसने गुस्से में उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़कर उसके होठों पर जबरदस्ती किस कर दिया। इस प्राइवेट जेट में वायु के लिए स्पेशली एक रूम था। लग्जरियस होने के साथ साथ काफी कंफर्टेबल भी था। जैसे ही वायु के होठ धैर्य के होठों को छुए, धैर्य एकदम सुन हो गई। उसका दिमाग खाली हो गया। वायु फोर्सफुली उसे किस करते जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह धैर्य को अपनी फीलिंग कैसे बताएं, और ना ही उसे यह सब आता था। अब तक सिद्धार्थ की बात मानकर शांति से काम ले रहा था, पर अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी। कुछ पलों बाद धैर्य वायु को खुद से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वायु ने उसकी हाथों को बेड में पुश किया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। क्रीम कलर की साड़ी में धैर्य की गोरी स्किन और ज्यादा सुंदर दिख रही थी। वायु उसकी गर्दन पर किस करते करते उसके पेट तक आ गया था। जैसे ही वायु के गर्म होंठ धैर्य की फ्लैट टमी से टकराए, धैर्य के शरीर में सिहरन सी हुई। वह खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। 2 दिन से बेहोशी के कारण वायु ने कुछ नहीं खाया था, पर फिर भी धैर्य उसके आगे एक छोटे से खरगोश की तरह थी। वायु की नजर धैर्य के पेट पर बने ऑपरेशन के निशान पर गई। उसने आंखें छोटी कर कर उन निशानों को छुआ। वायु के हाथों की छुअन अपने पेट पर महसूस होते ही धैर्य का शरीर सिहर उठा। उसकी सहनशीलता अब खत्म होती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वायु ने अपना सर उठाकर धैर्य से कहा, यह निशान इसके आगे वह कुछ कहता कि तभी उसे धैर्य का आंसू से भीगा चेहरा दिखाई दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह गुस्से में धैर्य के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और अब से खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह धैर्य से बेपनाह प्यार करता था और वह अपने किसी भी गलत व्यवहार के कारण धैर्य के मन में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था। इतना सोचकर वो रूम से बाहर चला गया। धैर्य अपनी खाली आंखों से ऊपर की सीलिंग को देख रही थी। प्रेजेंट। वायु अपने ख्यालों से बाहर आया और खिड़की से चांद को देखने लगा। सिद्धार्थ और तेजस मुंह खोले उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे जो उन दोनों पर बीती थी। सिद्धार्थ ने कहा, फिर तू 1 हफ्ते से कहाँ था? वायु ने गहरी सांस ली और कहा, जब हम दोनों देहरादून पहुंचे तभी राखा को पता चला कि करण को भी ट्रैप करा गया है और वह उस समय काफी बड़ी मुसीबत में फंसा था। मुझे तुरंत ही लंदन के लिए रवाना होना पड़ा। उस समय वायु ने धैर्य से एक शब्द भी नहीं कहा था। धैर्य को लगा कि वायु उसके फैसले को मान गया है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, पर वह जानती थी कि वह आगे नहीं जा सकती। धैर्य दरवाजे के पास खड़े होकर वायु की बातों को सुन रही थी। जब वायु ने 2 हफ्ते पहले का जिक्र किया था तो उसे अपने सपने में वही सब दोहराता हुआ सा महसूस हो रहा था। जितना वायु को नहीं पता था, उससे ज्यादा धैर्य जानती थी कि उन दोनों क्या हुआ था। वायु ने बस अपने हिस्से की याद को तेजस और सिद्धार्थ को बताया था। बाकी सब तो धैर्य अपने सपने में इमेजिन कर रही थी। जैसे ही वायु रुका, धैर्य की नींद खुल गई थी और वह दरवाजे के कोने से उन तीनों को देख रही थी। तभी उसने सुना कि वायु बता रहा था कि वह बिना बताए 1 हफ्ते लेके लिए कहाँ चला गया था। अब जब उसे इसकी वजह पता चल रही थी तो धैर्य समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे।
उसने सोचा था कि वह उसे छोड़कर जाने के लिए वायु को ब्लेम करेगी और इससे वह उससे दूर रहेगा। पर जब उसे यह पता चल चुका था कि वह करण को बचाने वहां गया था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल इस बात से खुश था कि वायु ने उन दोनों का रिश्ता खत्म नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्यों यह सब चाह रही है। यह सब सोचते हुए उसका सिर चकराने लगा और वह उधर ही जमीन पर बेहोश हो गई। कमरे से आई आवाज को सुनकर तीनों लड़के उस ओर गए। वायु ने जब धैर्य को इस तरह जमीन पर बेहोश देखा, तो उसने परेशान होकर उसे गोद में उठाया और बेड पर लेट आते हुए कहने लगा, इसे क्या हुआ है? सिद्धार्थ ने उसकी पल्स चेक की और कहा, इसे थोड़ी कमजोरी है। वैसे वह अटैक किसने किया था? वायु ने बिना किसी भाव के कहा, कुछ बिजनेस राइवल और कुछ अंडरवर्ल्ड की छोटी गैंगर्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था और इस प्लान को अंजाम दे रहे थे। अगर हम लोग सही समय पर पता नहीं करते, तो करण, मैं और धैर्य शायद जिंदा नहीं होते। वायु ने लंदन जाकर उन सबको खत्म कर दिया था, पर वह उसके मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा पाया था। सिद्धार्थ और तेजस वहां से चले गए। वायु ने धैर्य के चेहरे को प्यार से सहलाया और उसे बाहों में भरकर सो गया। सुबह धैर्य की जब नींद खुली, तो उसने अपनी आंखों के सामने एक सुंदर चेहरे को देखा। वायु सोते हुए शांत हवा के झोंके जैसा लग रहा था। उसके आंखों के नीचे हल्के गहरे गड्ढे थे, जिससे पता चल रहा था कि वह कई रातों से सोया नहीं है। ढेरिया ने उसके चेहरे पर हाथ रखा, तभी उसे कल का हुआ हादसा याद आ गया। अगर वायु समय पर नहीं पहुंचता, तो वह नहीं जानती कि उसके साथ क्या होता। उस पल में उसे सिर्फ वायु का ही ख्याल आ रहा था। धैर्य अपने ख्यालों में गुम थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके छूने के बाद ही वायु अपनी आंखें खोल चुका था। वायु ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर लिया और उसके कमर की चारों तरफ अपने हाथ लपेटे हुए उससे कहा, कहाँ खो गई ढेरिया? अभी भी थोड़ी हैरान थी। उसने वायु के चेहरे को देखा और कहा, आप जग गए, हमें जाने दीजिए। ये कहते हुए उसके हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। वायु ने आलस भरी आवाज में कहा, मुझे थोड़ा और सोना है। यह कहते हुए उसने धैर्य का सर अपने सीने पर दबा लिया। धैर्य वायु की शांत धड़कनों को सुन सकती थी, जो उसे बेचैन कर रही थी, पर वायु के शरीर से आती खुशबू उसे उससे दूर नहीं जाने दे रही थी। वायु ने पलटकर धैर्य को अपने नीचे लिया और उसके बालों से खेलते हुए कहने लगा, जान, तुम इतना परेशान क्यों करती हो? देखो, हम दोनों की नींद एक दूसरे को देखकर खुली। हमारा दिन जरूर अच्छा जाएगा। ये कहते हुए उसने धैर्य के माथे पर किस किया। ढेरिया की आंखें वायु के होठों की गर्माहट महसूस होने पर अपने आप आंखें बंद हो गईं। फिर अपने सर को ऊपर कर कर वायु की गहरी नीली आंखों में देखते हुए कहने लगी, हम आपको समझ नहीं पा रहे। आप हमारे जैसी आम लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं? हमने आपको पहले ही बताया था कि हमें आजादी चाहिए। आपको इस रिश्ते से कुछ नहीं मिलेगा। वायु ने उसके होठों पर उंगली रखी और उसे प्यार से देखते हुए कहा, किसने कहा मुझे इस रिश्ते से कुछ चाहिए? मैं बस ये चाहता हूं कि तुम हमारी शादी को अपना लो। और फिर गुस्से में कहने लगा, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें यह लग रहा था कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए? तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? तुमने अपने दोस्त को, बॉस को ऐसा एहसान समझा है। अपनी हर एक शब्द के साथ वायु का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ढेरिया को समझ नहीं आ रहा था कि वायु उसकी बातें गलत तरीके से क्यों समझ रहा है, पर उसका गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वायु ने जब धैर्य को कुछ न कहते हुए देखा, तो उसे और गुस्सा आने लगा। उसने उसके दोनों हाथ बेड में पूंछ किए और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए है? मैं तुम्हारी इबादत करता हूं। मैं तुम्हें उस इंसान की तरह देखता हूं जिसे ईश्वर ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है, और तुम मेरे दिल के एहसास को ऐसी सोच के साथ देख रही हो। वायु अपनी ही इमेजिंग की हुई बातों को ढेरिया पर थोप रहा था, जिससे अब ढेरिया परेशान हो चुकी थी। उसने घूर कर वायु को देखा और उसे धक्का देकर बेड के साइड गिरा दिया। फिर उसके ऊपर आकर कहने लगी, चुप, एकदम चुप। अगर आपने एक शब्द और कहा, तो हम इस तकिया से आपका मुंह दबाकर आपकी जान ले लेंगे। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में एक तकिया पकड़ रखा था। वायु आंखें बड़ी बड़ी कर कर ढेरिया को देख रहा था, जो उसके ऊपर बैठी थी और उसे डांट रही थी। उसने सोच थोड़ी देर पहले ये रोल उसका था,
तो ये सीन चेंज कैसे हो गया वो? ये सब सोच ही रहा था कि उसे धैर्य की आवाज आई। वायु, हमारी बात सुनिए। हमने कभी आपको गलत नहीं समझा और ना ही आपके इरादों पर शक किया। हम जानते हैं कि आप एक साफ दिल के इंसान हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारी जिंदगी की कुछ सच्चाइयां हैं जो आप नहीं अपना पाएंगे। वायु, आप हमें अपनाना चाहते हैं, पर क्या आप हमारे अतीत को अपना पाएंगे? ये कहते हुए धैर्य की आंखों में आंसू आ गए। वायु ने वो तकिया उससे लेकर फेंक दिया और धैर्य को खिंचकर अपने ऊपर लेटाकर उसे गले लगाते हुए कहने लगा, जो भी हो, अच्छा या बुरा, अगर वो तुमसे जुड़ा है तो वो अब मेरा है। धैर्य ने उसके सीने पर सिर रखा और कहा, वो बुरा नहीं है, वो तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। वो हमारी बे इससे पहले धैर्य आगे कुछ कहती दरवाजे पर दस्तक हुई। वायु को बाहर खड़े इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ढेरिया को कन्वेंस कर रहा था कि कमबख्त उस इंसान ने सब खराब कर दिया। उसने अपना सर घड़ी में समय देखा। इस समय सुबह के 7 बज रहे थे और ऐसा कोई इंसान नहीं था जो वायु को परेशान कर कर अपनी जान से हाथ धोना चाहे, सिवाय 2 लोगों के। दरवाजे की दस्तक से ढेरिया अचानक से वायु से दूर होकर खड़ी हो गई। वायु को जो गर्माहट अपने शरीर और दिल पर महसूस हो रही थी, वह ठंडक में बदल गई। उसका चेहरा मायूसी से भर गया। उसने अपना सर उठाकर धैर्य की तरफ देखा, जो ध्यान से अपने कपड़ों को देख रही थी। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, वायु उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, डोंट वरी, एक मेड ने चेंज किए थे, तुम्हारे कपड़े वहां रखे हैं। ये कहते हुए वायु ने उसे सोफे की तरफ इशारा करा। वायु के मन में अपने लिए इस तरह का सम्मान देखकर धैर्य को अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। वायु अगर चाहता तो कल खुद भी वह सब कर सकता था, क्योंकि रस्मों और कानून दोनों के दायरे में उनका एक ऐसा रिश्ता था जिसे ढेरिया नकार नहीं सकती थी। पर वायु की यही अच्छाई उसे उसके पास जाने से रोक रही थी। वायु ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और आपकी छोटी कर बाहर खड़े लोगों को देखने लगा। ढेरिया के घर। रावी और वीरा सोफे पर बैठे थे और उनके सामने राजन शाही, प्रज्ञा भाटिया और शिव बैठे थे। वीरा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आप सब लोग इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? रावी ने मुंह बनाकर वीरा को देखा और कहा, दी, ग्रैंडपा, प्रज्ञा दी और शिव भैया हमसे इतनी दूर से मिलने आए हैं और आप इनसे इतना रूडली बिहेव कर रही हैं। वीरा ने तिरछी नजर एक कर अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, ये लोग काफी दूर से आते हैं, तुम इनके साथ चली क्यों नहीं जाती? राजन शाही उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने रावी को अपने पास आने का इशारा किया। रावी तुरंत उठकर उनकी गोद में बैठी और कहने लगी, ग्रैंडपा, मैंने आपको बहुत मिस किया। हमारी पिछली मीटिंग के बाद से हम मिले ही नहीं। आप मेरे लिए क्या लाए हैं? वह लगातार बोले जा रही थी और राजन शाही चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। उनके परिवार में उनका कोई नहीं था। हाँ, उनके भी पोते पोतियां थे, पर उस हादसे ने उनसे सब छीन लिया। पर शायद रावी और वीरा उनके लिए भगवान का कोई आशीर्वाद थी, जो उन्हें इस जिंदगी को और जीने की वजह दे रही थी। राजन शाही ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, हमने भी आपको बहुत याद किया और हाँ, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। यह कहते हुए उन्होंने शिव के हाथ से एक पैकेट लिया और रावी को दे दिया। रावी ने क्रियोसिटी के साथ उसे खोला और आपकी आंखें बड़ी बड़ी कर के अंदर देखने लगी। ऐसा ही एक पैकेट शिव ने टेबल पर वीरा के सामने रख दिया। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद से अपने हाथों से दे। वीरा उस पैकेट को आंखें छोटी कर कुछ कल तक उसे घूरती रही और फिर उसे अपने हाथ में लेकर खोलने लगी। वह एक येलो कलर का बड़ा सा बॉक्स था, जिसके ऊपर राउंड शेप का कोई लोगो बना था। वीरा ने इस डिजाइन को पहली बार देखा था और वह इस ब्रांड को पहचान नहीं पा रही थी। रावी के हाथ में भी सेम बॉक्स था। राजन शाही ने कहा, आप दोनों देखते रहेंगी या खोलेगी भी? दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ उन बॉक्सेस को खोला। वीरा के बॉक्स में गोल्डन कलर का एक इनविटेशन कार्ड था, जिस पर लिखा था, ड्रेस फॉर मी न्यू ब्रांच, ओपन इन कनाडा। और रावी के बॉक्स वाले गोल्डन कार्ड पर लिखा था, ड्रेस फॉर मी न्यू ब्रांच, ओपन इन ऑस्ट्रेलिया। दोनों हैरानी से अपने अपने बॉक्स को देख रही थी। फिर उन्होंने एक साथ प्रज्ञा भाटिया की तरफ देखा। प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए कहा, यस मैम,
हम जिन 2 कंपनियों को आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर ओपन करना चाहते थे हमारी स्टोर से, वो खुल चुके हैं एंड नाउ उनकी ओपनिंग सेरेमनी में मैं आप दोनों को इनवाइट करना चाहती हूँ। इन दोनों स्टोर की ओपनिंग सेरेमनी 3 दिन के गैप में है। आप पहले कनाडा वाली सेरेमनी में आ सकती हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली। रावी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जब ड्रेस फॉर मी की शॉप जयपुर में खोली थी, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने ही देश में इसी 11 ब्रांच बनाएंगे। वीरा पिछले 1 साल से इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहती थी, पर कई सारी परेशानियों के कारण यह मुमकिन नहीं हो रहा था और उसने इसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी। पर प्रज्ञा भाटिया के पिछले 2 फैशन शो जो ऑस्ट्रेलिया में ही हुए थे, उसके कारण उसके ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ गई थी और वहाँ की कुछ इन्वेस्टर उसके साथ काम करना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट पर राजन शाही पर्सनली 1 साल से काम कर रहे थे और उन्होंने यह रावी और वीरा के लिए सरप्राइज रखा था। रावी ने जोर से राजन शाही को गले लगाया और कहा, थैंक यू ग्रैंडपा। वीरा की आंखें भी इस समय थोड़ी नम थीं। उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ राजन शाही को शुक्रिया कहा। अब उन्हें यह सोचता था कि वह 1 हफ्ते के लिए बाहर जाने के लिए धैर्य को कौन सा बहाना देंगे। डायमंड स्टार होटल। वायु अभी भी गेट के पास खड़ा था और अपने सामने खड़े उन 2 हंसते हुए चेहरे को देख रहा था। तेजस ने कहा, भाई, आप हमें अंदर नहीं आने देंगे? सिद्धार्थ वायु के हाथ के नीचे से निकलकर अंदर चला गया और कहने लगा, तू पूछ क्यों रहा है? अंदर आ जा। वायु आंखें छोटी कर कर सिद्धार्थ की हरकत को देख रहा था। सिद्धार्थ ने कहा कि यार इतना गुस्सा मत कर। तभी उन दोनों की नजर बेडरूम पर पड़ी। सिद्धार्थ ने कहा, भाई क्या भाभी अभी तक सो रही है? इससे पहले कि वायु कुछ कहता कमरे से धैर्य बाहर आई, उसने अपना ड्रेस वापस पहन लिया था और अपने बाल बनाते हुए कमरे के बाहर आ रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर हल्का सा गुलाबीपन था, जो कि उसके अभी अभी शावर लेने के कारण आया था। वायु तो छोड़ो, सिद्धार्थ और तेजस भी उसे ही देख रहे थे। जब वायु ने उन दोनों को धैर्य को इस तरह घूरता पाया, तो उसने धीरे से कहा, तुम लोग कब तक देखना चाहते हो? तेजस और सिद्धार्थ उसकी ठंडी आवाज सुनकर एक पल के लिए कांप उठे और उन्हें एहसास हुआ कि वह धैर्य को घूर रहे थे। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दौड़कर धैर्य के पास चले गए। अचानक अपने सामने 2 लोगों को देखकर धैर्य ने अपने कदम पीछे लिए। तेजस और सिद्धार्थ ने एक साथ कहा, हेलो भाभी। धैर्य हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। उसने खुद को संभाला और वायु की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। फिर वह तेजस से कहने लगी, तेजस सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम आपकी भाभी नहीं हैं। तेजस ने उदास होकर कहा, भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप ही तो मेरी इकलौती प्यारी भाभी हो। तभी सिद्धांत ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या वायु ने तुम्हें परेशान किया? यह कहते हुए उसने वायु की तरफ देखा, पर जैसे ही उसकी नजर वायु की खतरनाक नजरों से मिली, वो धैर्य के पीछे खड़े होकर कहने लगा, भाभी, देखो, यह मुझे डरा रहा है। धैर्य अपने सामने खड़े उन 2 इंसानों से परेशान हो चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आप दोनों हमें भाभी कहना बंद कीजिए। तेजस ने प्यार से धैर्य का हाथ पकड़ा और कहा, आप माने या ना माने, आप हमारी भाभी हैं। तेजस के क्यूट एक्सप्रेशंस देखकर धैर्य का दिल भी पिघलने लगा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारी बात समझें और हमें यह कहकर ना पुकारें। वायु शांति के पीछे खड़ा अपने दोनों करीबियों की हरकतें देख रहा था। उसकी नजर तेजस के हाथ पर टिकी थी, जिसने धैर्य के हाथ को थाम कर रखा था। उसने तेजस से कहा, बेहतर होगा तुम उसका हाथ छोड़ दो। तेजस का हाथ, जो इस वक्त धैर्य के हाथ में था, वह कांप उठा, उछलकर धैर्य से 2 कदम दूर हो गया और हंसते हुए कहने लगा, भाई, इतना पजेसिव भी नहीं होते। घरिया ने मुंह फुलाकर वायु की तरफ देखा और कहा, ये पॉजिटिव नहीं है, ये तो हिटलर है, अपना हुकूम चला रहे हैं। ये कहते हुए वह अपने पैर पटक कर बाहर चले गई। होटल रूम का दरवाजा बंद होने के बाद सिद्धार्थ और तेजस को होश आया। उन्होंने मन में सोचा, जिस वायु राजवंश के सामने कोई जोरों से सांस नहीं ले सकता, वह लड़की उसे डांट कर चली गई। सिद्धार्थ जोर से हंसते हुए वायु से कहने लगा, भाई, लोग सही कहते हैं, बीवी के आगे किसी की नहीं चलती। वायु ने उन दोनों को इग्नोर किया और बाहर चला गया। उसने देखा ढेरिया उस बड़े से कॉरिडोर से आगे जा रही थी। उसका वह वाइट ड्रेस अभी भी उतना ही शाइन कर रहा था।
जितना वो रात को कर रहा था, वायु ने आंखें छोटी कर कर उसके बेग को देखा। उस ड्रेस की बेग पर एक पैटर्न बना था, जो पूरे डायमंड से कवर था। वायु दुनिया भर की चीजों को जानता था, और खास करके डायमंड को उसे ऐसा लग रहा था कि धैर्य की ड्रेस में लगे डायमंड असली है। वह तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। इतनी सुबह होटल का स्टाफ अपने कामों में लगा था, और वहां रुकने वाले आराम कर रहे थे। इसीलिए वह पूरा कॉरिडोर शांति में था। धैर्य को भी अपने पीछे आते कदमों की आवाज आ गई थी, पर उसने बिना पीछ मुझे आगे चलना जारी रखा। तभी एक बड़े से हाथ में उसे खींचकर दीवार से सटा दिया। धैर्य ने अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़े इंसान को देखा और कहा, आप हमें जाने क्यों नहीं देते? वायु ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तुमने कुछ कर रहा होगा। धैर्य ने तेजी से उसकी तरफ देखा और कहा, जल्दी बताइए। वायु मुस्कुराया और उसके कान के पास कहने लगा, मुझे गुड मॉर्निंग किस दो और चली जाओ। धैर्य ने घूर कर वायु को देखा और कहा, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वायु ने एक आह भरी और कहा, मुझे पता था तुम मना ही करोगी। क्या तुम्हें अपना पति बिल्कुल पसंद नहीं है? पति शब्द सुनते ही धैर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपनी नजरें झुका लीं और कहा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम इस रिश्ते को नहीं मानते। वायु ने अपनी 2 उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, मैं सिर्फ मेरी मंजूरी से इसे पूरा कर दूंगा। ये कहते हुए उसने धीरे से अपने होंठ ढेरिया के होठों पर रख दिए। ढेरिया को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका है। वायु प्यार से उसे किस कर रहा था। यह उनकी फर्स्ट किस थी। हल्की पीली रोशनी में धैर्य का मासूम चेहरा कंफ्यूज दिख रहा था। वायु ने उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। दोनों इस समय अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर सकते थे। धैर्य को यह एहसास अच्छा भी लग रहा था और प्यारा भी। अपनी जिंदगी में उसने कभी किसी आदमी से रिश्ते नहीं बनाए, यहाँ तक कि दोस्ती भी नहीं की। यह सब कुछ उसके लिए बहुत नया था, और उसके साथ जो इंसान था, वह उसे कोई अनजाना एहसास नहीं दे रहा था। उसे नहीं पता चला कि वह कब तक चलता रहा, और जब उसकी सांसें अटकने लगीं, तो उसने वायु के कंधों से पकड़कर उसे दूर करने की कोशिश की। वायु धैर्य से दूर हुआ और अपना माथा उसके माथे से जोड़कर कहने लगा, सच में इससे खूबसूरत सुबह हो ही नहीं सकती थी। ये कहते हुए उसने उसके माथे पर किस किया और मुड़कर वहां से चला गया है। ढेरिया लंबी की परछाई को अपने सामने से गायब होते देखती रही। जब तक वह वहां से चला नहीं गया, उसने अपने कांपते हाथों से अपने होठों को छुआ। वो नहीं जानती थी, पर उसकी होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उसने अपने ख्यालों को झटक तेज कदमों से होटल से बाहर जाने लगी।